गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जैसा कि जानते हैं कि हमारा चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि पूरा विश्व किस तरह से एक छोटी दुनिया में बदल गया और इसको छोटी दुनिया में बदलने के पीछे हमारे व्यापार यानी ट्रेड का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसी व्यापार के माध्यम से एक देश से दूसरे देश सब्जियां, फल, वेशभूषा, पदार्थ, सामान सब एक दूसरे के देशों तक पहुंचा। संस्कृति पहुंची, भाषाएं पहुंची, सभ्यताएं पहुंची और पूरी दुनिया एक विश्व जो है एक पूरा एक छोटा परिवार की तरह बन गया, जैसे मैंने कल भी बताया था। आज दूसरा लेक्चर है, तो इस लेक्चर में हम 2-3 टॉपिक आज आपस में डिस्कस करेंगे और उन्हें समझेंगे कि किस तरह से जो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना जो चैप्टर है, इसके अंदर वो कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ यानी कि ज़मींदार जो थे इंग्लैंड के, उनके दबाव के कारण सरकार ने क्या किया, मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। और जब मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा तो मक्का के साथ साथ जैसे गेहूं, जो अन्य जो फसलें थी, उनके आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अब इससे हुआ क्या कि इंग्लैंड के अंदर जो खाद्य पदार्थ थे उनके रेट जो है वो ऊंचे उठने शुरू हो गए, यानी कि जो भोजन था वो महंगा होना शुरू हो गया। यही प्रतिबंध इंग्लैंड में कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो गवर्नमेंट थी उसने इसके इंपोर्ट को जो है बैन कर दिया। अब जब बैन हो गया है इसका इंपोर्ट, तो देश के अंदर जो खाद्य पदार्थों के जो जैसे दाम बढ़ने शुरू हुए, तो जो नगर में रहने वाले लोग थे और नगर में रहने वाले ख़ास तौर पर जो उच्च उद्योगपति लोग थे, वो इस बात से बड़े अप्रसन्न हुए। और वो इस बात से जब अप्रसन्न हुए तो उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि ये जो ख़राब कानून आपने लागू किया है इसको वापस लो, क्योंकि दाम भी बढ़ रहे थे और सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी थी कि किस तरह से जो है वो सारी जनता को भोजन उपलब्ध करा पाए। उसके सामने भी बड़ी समस्या थी, तो सरकार ने दबाव में ही सही कॉर्न लॉ को वापस ले लिया, यानी कि जो उन्होंने कानून बनाया था कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे मक्का का या अन्य जो अनाज है उनका इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो उस ऐसे कानून को उन्होंने वापस ले लिया। अब कानून के वापस लेने के बाद जो है भोजन की जो व्यवस्था थी फिर से पटरी पर आ गई और यह जो है सस्ती दरों पर भोजन जो है सबको उपलब्ध होने लगा। लेकिन इसका प्रभाव यही नहीं रुका, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम सामने आए और दूरगामी प्रभाव देखने में आए। अब ये दूरगामी जो प्रभाव थे क्या थे? पहला तो ये था कि भोजन के मूल्य में कमी से खपत बढ़ी और औद्योगिकरण में बढ़ोतरी हुई, यानी कि जो भोजन था जब वो सस्ते रेट पर उपलब्ध हुआ तो इसको खाने वालों की भी संख्या ज़्यादा हुई। अब मान लीजिए आप अगर हमारे यहीं पे भोजन सस्ता मिले और अच्छा मिले तो अधिकतर लोग खाएंगे, और जब भोजन महंगा होता है तो उसको खाने से लोग बचते हैं। अब प्याज का उदाहरण लीजिए, जब प्याज 80 रुपये किलो होती है तो उसको लाना हम बंद कर देते हैं, खपत घट जाती है। और जैसे ही जो है वो अब 15 रुपये किलो बिक रही है तो क्या कर रहे हैं हम उसको ज़्यादा खा रहे हैं, तो खपत बढ़ी। तो इसी तरह से वहाँ पर भोजन की जो है वो खपत बढ़ गई जैसे ही इसका जो है दाम कम हुआ। और जब खपत बढ़ी तो उसका औद्योगिकरण पर प्रभाव पड़ा, यानी कि जो इंडस्ट्री थी उसको जो है उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई। नए रेलवे स्टेशन और बंदरगाहों की ज़रूरत पड़ी, इसमें श्रम और पूंजी की मांग बढ़ गई। अब इतना सामान आएगा जाएगा तो इसके लिए केवल एक रेलवे स्टेशन या एक बंदरगाह तो पूरा काम कर नहीं पाएगा। इसके लिए क्या हुआ, बहुत सारे पोर्ट बनाए गए, बहुत सारे न्यू रेलवे स्टेशन बने और इसमें लेबर की और जो हमारा जो श्रम था और पूंजी थी इसकी भी जो है मांग बढ़ गई। तो इस तरह से काम भी मिला लोगों को और इससे जो है देश का डेवलपमेंट भी होना शुरू हुआ। तीसरा, लंदन जैसा जो वित्तीय केंद्र था, यानी कि आर्थिक जो केंद्र था, उसमें पूंजी का प्रवाह होने लगा
पूंजी मतलब धन का आवागमन, इधर से उधर जाना। जब धन एक जगह रुक जाता है तो वो जो है आर्थिक विकास के लिए सही नहीं माना जाता। और जब धन का गमन होने लगता है, यानी कि उसकी साइकिल इधर से उधर चल जाती है, कोई खरीदेगा, कोई बेचेगा, कोई उसको लेगा, कोई देगा, तो इससे क्या होगा, इससे जो है धन जब चारों तरफ घूमेगा तो वो उससे आर्थिक विकास होगा। तो लंदन जैसा जो शहर था वो उसके अंदर वित्तीय प्रभाव होने लगा। चौथा है, लोग बेहतर जीवन की तलाश में यूरोप से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में प्रवास के लिए जाने लगे। अब लोगों के पास पैसा था और उन्हें दूसरे देशों की से खबर आ रही थी कि अमेरिका में बहुत अच्छा जीवन है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा जीवन है, तो फिर वो दूसरी जगहों पर भी प्रवास के लिए जाने लगे। पाँचवा है, रेलों व जहाज़ों से भोजन दूर दूर के देशों से भी आने लगा। अब क्या हुआ कि रेल जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान अनाज को, मांस को, अंडों को, इसके अलावा और भी जितनी भी चीज़ें थी उनको इधर से उधर लेके जाना उन्होंने शुरू कर दिया। जहाज़ से बहुत बहुत दूर से भोजन जाने लगा, तो इससे भी एक बड़ी व्यवस्था खड़ी हो गई। ऐसा ही परिवर्तन भारत के पंजाब में भी देखने में हुआ। यहाँ पे नहरों की बड़ी व्यवस्था बनी और इससे पंजाब के अंदर अनाज उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1890 में वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, यानी कि एक तरह से जो है विश्व स्तर पर जो है कृषि को भी एक नया स्थान अर्थव्यवस्था में मिलने लगा, यानी कि कृषि भी अब अर्थव्यवस्था का मूल आधार बनने लगी। बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है गिरमिटिया मजदूर, यानी कि एक तरह से ये जो है 17वीं शताब्दी में जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ तो एक रोटी तक को उन्होंने यहाँ मोहताज कर दिया लोगों को। उन्होंने गुलामी की शर्त पर लोगों को विदेश भेजना आरंभ किया और इन मजदूरों को गिरमिटिया कहा गया। गिरमिट शब्द अंग्रेजी के एग्रीमेंट शब्द का अपभ्रंश बताया जाता है, यानी एग्रीमेंट को कुछ लोग गिरमिट बोल देते थे और उसी से फिर वो गिरमिटिया बदल गया, ऐसा माना जाता है। जिस कागज पर अंगूठे का निशान लगवाकर हर साल हजारों मजदूर दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों में भेजे जाते थे, उसे मजदूर और मालिक गिरमिट कहते थे। इस दस्तावेज के आधार पर मजदूर गिरमिटिया कहलाते थे। हर साल 10 से 15 हज़ार मजदूर गिरमिटिया बनकर फिजी, ब्रिटिश गुयाना, डच गुयाना, त्रिनिदाद, टोबेगा, नेटाल आदि को ले जाए जाते थे और यह सब सरकारी नियम के अंतर्गत था। इस तरह से कारोबार करने वाले को सरकारी संरक्षण प्राप्त था। तो गिरमिटिया शब्द का यहाँ पे हमें अर्थ पता चला, और दूसरा ये पता चला कि ये कोई शब्द बाहर से नहीं आया, बल्कि यहीं पे लोगों ने इसको एक तरह से गढ़ दिया। और गिरमिट में वो लोग थे जिनको अंग्रेज जो है दूसरे देशों में काम करने के लिए ले जाते थे मजदूर बनाकर। अगर हम इसके पक्ष को देखें तो हमारे यहाँ पे जब धीरे धीरे कृषि का विनाश हो गया और कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया, तो क्योंकि अधिक मात्रा में लोग मजदूर बन गए और उन्हें जो है अपना जीवन चलाने के लिए आखिरकार मजदूरी करनी थी, तो कुछ लोग अंग्रेज़ों के चंगुल में आ गए कि हाँ उन्हें जो है भाई मजदूरी करनी है तो जाना ही पड़ेगा, पेट पालना है तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए वो एक तरह से गिरमिट बनने के लिए तैयार हो गए। अगर हम इसको थोड़ा और डीपली समझें तो गिरमिटिया या अनुबंधित मजदूर से तात्पर्य किसी नियोक्ता के लिए एक निश्चित समय के लिए विशिष्ट राशि पर अनुबंध के अंतर्गत काम करने वाले बंधुआ मजदूर से है, जिन्हें घर या नए देशों में ही भुगतान किया जाता था। 19वीं शताब्दी में लाखों भारतीय व चीनी मजदूर बागानों, खादानों और विश्व की विभिन्न निर्माणकारी परियोजनाओं में कार्य करने के लिए अलग गए यहाँ से। अधिकांश गिरमिटिया मजदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश से थे, बिहार से थे, मध्य भारत से थे और तमिलनाडु से थे। जैसे कि मैंने बताया, कुटीर उद्योगों के पतन के कारण बहुत सारे लोग काम की तलाश में थे, तो फिर उन्होंने विदेश में जाना भी स्वीकार कर लिया। बाध्य होना पड़ा उन्हें इस बात के लिए कि वो विदेश में जाके भी काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भारत के अंदर लगभग कृषि और कुटीर उद्योग नष्ट हो चुके थे अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति के कारण। भारतीय अनुबंधित मजदूर मैंने जैसे बताया कि त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी इन सब में भेजे जाते थे और इन लोगों से क्या करा जाता था,
चाय के बागानों में लगा दिया जाता था, जहाँ पे कोयला खोदा जाता है वहाँ पे लगा दिया जाता था। यानी कठिन काम इन लोगों से लिया जाता था। और हद तो ये होती थी कि इन लोगों को यहाँ पे बड़े अच्छे से सपने दिखाए जाते थे कि आप लोगों को हम वहाँ पे जाके इतनी अच्छी सुख सुविधाएं देंगे, और लालच में ले जाने के बाद में फिर वहाँ पे इनकी कोई भी सुविधा का ध्यान नहीं रखा जाता था, और बड़ा कठोर जीवन इनका वहाँ पे होता था। और कोई कोई व्यक्ति तो पूरी जीवन भर वहीं काम करते करते मर जाता था। तो ये गिरमिटिया मजदूर की वास्तविक स्थिति थी। अगला पॉइंट हमारा है पशु प्लेग यानी रीडर पेस्ट। सन 1880 में अफ्रीका की जनसंख्या तो कम थी, लेकिन यहाँ की उपजाऊ भूमि और पशु संसाधन बहुत अच्छा था। यानी कि अफ्रीका ऐसा नहीं था कि जैसा पिछड़ा लोग बताते रहे हैं या फिर अंग्रेज मानते रहे हैं। वहाँ पे अच्छी भूमि थी, उपजाऊ भूमि थी, और उनके पास खूब पशु संसाधन था। किंतु विदेशों से आने वाले मांस के कारण 1890 में कुछ विषाणु और जीवाणु अफ्रीका आ गए उस मांस के माध्यम से, जिससे पूरा पशुधन प्लेग की चपेट में आ गया और 90% पशुओं को रीडर पेस्ट हो गया। अफ्रीका के 90% पशु इस आपदा में मारे गए। वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और लोगों को मजबूर होकर मजदूरी के लिए विवश होना पड़ा। और इसी का फ़ायदा उठाकर साम्राज्यवादी देशों ने यानी इटली ने और ब्रिटेन ने अफ्रीका पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पशु प्लेग था वो वहाँ की अपनी मूल बीमारी नहीं थी, बल्कि वो उस मांस के माध्यम से पहुँचा था जो इटली और इंग्लैंड के सैनिकों को भेजा जाता था। और उसी मांस के कारण जो है वो वहाँ पर विषाणु जनित ये रोग रीडर पेस्ट पहुँचा और इसने एक भयंकर तबाही मचाई और पूरे अफ्रीका के पशुधन को इसने समाप्त कर दिया। और पशुधन के समाप्त हो जाने पर लोगों की कृषि कार्य ख़त्म हो गए, अन्य कार्य ख़त्म हो गए, जिसके कारण से वहाँ पर गरीबी और भुखमरी का नंगा नाच देखने को मिला। और इसी गरीबी भुखमरी के कारण अफ्रीका के लोगों को विवश होना पड़ा, उनके सारे कामकाज ख़त्म हो गए, उन्हें विवश होना पड़ा कि वो जो है मजदूरी करें, यानी कि एक तरह से गिरमिटिया मजदूर बन जाएं। रीडर पेस्ट यानी कि इसके बारे में थोड़ी सी हम और अगर ध्यान से समझें तो ये पशुओं को लगने वाला एक विषाणु जनित संक्रामक रोग था जो विश्व से लगभग अब ख़त्म हो चुका है। यह भैंस या अन्य कुछ इस प्रकार के जानवरों को जो है लग जाता था। भैंस, गाय, घोड़ा, खच्चर, इस तरह के जानवरों को ये रोग लग जाता था। और इस रोग से ग्रस्त पशु को क्या होता था, बुखार होता था, तेज बुखार, और उसके मुंह से लार टपकती थी। इस तरह के लक्षण उसमें देखने को मिलते थे। यह रोग विषाणु से पैदा होता था, इसलिए इस रोग को जो है ये संपर्क में आने से तुरंत हो जाता था एक पशु से दूसरे पशु में, और जुगली करने वाले लगभग सभी पशुओं को यह होता था। इसमें जो पशु था उसको तीव्र दस्त लगते थे और यह रोग स्वस्थ पशु को रोगी पशु के संपर्क में आने से तुरंत फैल जाता था। अब इसकी देखभाल करना और इस बीमारी को फैलने से रोकने के उस समय कोई ऐसे साधन तो थे नहीं, तो अफ्रीका में इसके कारण बहुत सारे यानी कि लगभग 90% पशुधन इसके कारण मर गया था। इसमें दूध उत्पादन, अगर दूध देने वाले पशु हैं तो उनका दूध उत्पादन कम हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। 2 से 3 दिन के अंदर पशु के जीभ, मसूड़े, होंठ, ये सब जो है इनमें दाने निकल आते हैं और बाद में घाव बन जाते हैं। इस तरह का रोग एक तरह का खुरपका मुखपका भी हम बोलते हैं, गांव के बच्चे अधिकतर जानते हैं। आजकल तो नहीं होता, लेकिन पहले ये रोग बहुत होता था। तो ये इसलिए जानकारी दी ताकि आपको ये पता चले अच्छे से कि रीडर पेस्ट था क्या। और ये फैला था उस समय विषाणुओं से जो कि अफ्रीका में पहुंचा था, इटली के और इंग्लैंड के सैनिकों के लिए जो मांस जाता उसके माध्यम से पहुंचा था। तो आज हमने 3 टॉपिकों को समझा है। नंबर 1 हमने समझा कॉर्न लॉ और उसके प्रभाव, दूसरा समझा हमने गिरमिटिया मजदूर, और तीसरा समझा हमने रीडर पेस्ट यानी कि पशु एक तरह से जो है पशुओं का जो प्लेग था। अगले और एक पीरियड में यानी कि अगले और एक लेक्चर में चैप्टर लगभग आपका ख़त्म हो जाएगा। आशा है बच्चों को सभी को अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।